हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप सीरीज़ को ही आगे बढ़ाते हैं। 17th चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर का नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसका 7वां सेशन हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो को देखने से पहले वो सारे वीडियोज़ ज़रूर देखो, क्योंकि सारे बेसिक्स हम वहीं से पढ़ते आ रहे हैं और ये 7th 6th का ही कंटिन्यूएशन है। यानी हमने पिछले वीडियो तक क्या कर दिया था कि हम लोग एल्वियोलाई में थे, ठीक है, और इस एल्वियोलाई से अब ऑक्सीजन ब्लड में आ चुकी है और CO2 ब्लड से लंग्स में जा चुका है। तो ये एक्सचेंज हम स्टडी कर चुके हैं कि एक्सचेंज बेसिकली जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऑक्सीजन ब्लड में आया है ये यहाँ से टिश्यूज़ तक कैसे पहुँचेगा उसकी स्टडी हमें यहाँ पर करनी है। यानी बेसिकली इस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा टिश्यूज़ तक, वो हमें डिस्कस करना है। देखो, जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, अब ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का इंट्रोडक्शन एक बार मैं देख लेता हूँ। पहले मैं बात करूँगा ऑक्सीजन की बात करूँगा। देखो, चाहे ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, दोनों ही केस में मीडियम ब्लड है। देखो, ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं ना, बिकॉज ये बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। तो बॉडी के हर एक पार्ट में अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, CO2 हो, ग्लूकोज हो या वेस्ट हो, इन सब का ट्रांसपोर्ट का मीडियम एक ही है और वो है ब्लड। अब ब्लड में हम जानते हैं कि RBCs होते हैं, WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और होता है प्लाज्मा यानी उसका जो लिक्विड पार्ट है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो RBCs और प्लाज्मा ये दोनों रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। RBCs में भी कौन? तो RBCs में हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है बेसिकली ये, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करता है। पहले मैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखो, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें से 97% यानी मेजॉरिटी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और फिर वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। देखो, इस टॉपिक में मैं केवल और केवल NCERT रिलेटेड कंसेप्ट ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। अदरवाइज़ ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें सीखने को, बट हम अपनी नॉलेज केवल NCERT तक ही लिमिट रखेंगे। हाँ, बेसिक्स इतने मैं तुम्हारे क्लियर कर दूंगा कि तुम अगर इसको डिटेल में भी पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स है ना, वो फैक्ट्स मैं केवल NCERT तक ही लिमिट रखूँगा। 97% ऑक्सीजन जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी RBCs में और फॉर्म करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अब ये RBCs में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। बच गई 3%। तो ये 3% ऑक्सीजन, बिकॉज ये एक गैस है तो ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर प्लाज्मा के साथ ही मूव ऑन करती है। तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बेसिकली दो रूट है। पहला 97% ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर जाती है और 3% जो है ऑक्सीजन वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट की जाती है। नेक्स्ट बात करूंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की। तो CO2 में एक और मेथड शामिल होता है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मेजॉरिटी है यानी 70% वो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है। अब ये बाइकार्बोनेट CO2 बाइकार्बोनेट में कैसे कन्वर्ट हुई, क्या हुआ, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करेंगे तो वहाँ पर स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि 70% CO2 प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट फॉर्म में जो है ट्रांसपोर्ट की जाती है। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होती है। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट हो रहा है, लेकिन केवल 20 से 25% CO2 हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होती है, और जो पीछे बच गई यानी 7% वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाता है। यानी कि जो दो मेथड है वो दोनों में कॉमन है। कौन सा? एक तो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होना और एक प्लाज्मा में डिसॉल्व होना, लेकिन CO2 का मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट फॉर्म यानी HCO3- की फॉर्म में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो फिर मैं शुरुआत करता हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस वीडियो में मैं केवल इसी की बात करूँगा। देखो, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में 3% तो जैसे मैंने अभी कहा वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाएगी, तो उसमें कुछ सीखने का है नहीं। मेन जो है वो है 97% इसका पार्ट जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है।
देखो समझना इस चीज़ को, अब मैं जो समझा रहा हूँ आपको उसको बहुत अच्छे से सुनो, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को वापस देखना, अच्छे से समझोगे तो ये बहुत ही इजी साइंस है, आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड हो सकता है, ये ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे 4O2 लिखा है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है मैक्सिमम, तो आंसर होगा 4। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइंड हो सकता है, तो देखो एक O2 मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स, 4, तो टोटल 8। यानी अगर आपसे पूछा जाए कितने एटम्स, तो 8, कितने मॉलिक्यूल्स, तो आंसर होगा 4। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हुआ और बन गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 और होल 4, यानी कि ये 4 मैक्सिमम उसके साथ में बाइंड हो सकता है ऑक्सीजन के साथ में। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में बाइंड हो रखा है। एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ये प्योर रिवर्सिबल बाइंडिंग है। रिवर्सिबल बाइंडिंग है मतलब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा, समझो इस बात को। देखो यहाँ पर हीमोग्लोबिन एक कैब का काम कर रहा है, कैब मतलब टैक्सी का काम कर रहा है। लंग्स में हीमोग्लोबिन जब लंग्स में ब्लड में आता है, लंग्स की एल्वियोलाई पे कैपिलरीज है, कैपिलरीज पे ब्लड है, तो जब उन कैपिलरीज में होता है लंग्स की कैपिलरी में, तो ये ऑक्सीजन नाम की सवारी अपनी टैक्सी में बिठा लेता है। फिर ये पहुंचता है कहाँ पे, टिश्यूज़ पे। टिश्यूज़ पे जाने के बाद में ये इस ऑक्सीजन को ऑफलोड कर देता है टिश्यूज़ के अंदर, यानी ऑक्सीजन टिश्यूज़ में आ गई और ये हीमोग्लोबिन नाम की जो टैक्सी जो कैब है वो खाली हो गई। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन इस टिश्यूज़ में आने के बाद CO2 को बिठा लेगा, ठीक है, और CO2 को लेके जाएगा। यानी हीमोग्लोबिन एक टैक्सी का काम कर रही है, लंग्स में आने पे वो CO2 को उतार देगी, ऑक्सीजन को बिठाएगी, उनको टिश्यूज़ तक लेके जाएगी। टिश्यूज़ में आने के बाद में वो ऑक्सीजन को उतार देगी, ऑक्सीजन टिश्यूज़ में चला जाएगा और टिश्यूज़ में जो कंटिन्यूस CO2 बन रहा है, हीमोग्लोबिन उस CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा और उनको लेके आ जाएगा लंग्स में। तो ये दिस साइक्लिक प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन, और ये चलता रहता है, इसलिए रिवर्सिबल एसोसिएशन है। आप सोचो अगर ये इरिवर्सिबल एसोसिएशन होती और हीमोग्लोबिन परमानेंटली बाइंड हो जाता, तो हीमोग्लोबिन तो अपना काम वहीं छोड़ देता। और दूसरा, परमानेंट बाइंड कर ही नहीं सकते, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। हीमोग्लोबिन केवल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है ताकि इस ऑक्सीजन को पहुंचा सके सेल्स तक। अब अगर हीमोग्लोबिन परमानेंट इसके साथ बाइंड हो गया तो ये ऑक्सीजन सेल्स को अवेलेबल नहीं हो सकती, इसलिए ये एक रिवर्सिबल एसोसिएशन होता है। इवन हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ बाइंडिंग भी एक रिवर्सिबल एसोसिएशन ही होगा। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हम सबको पता है कि हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट होता है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ये हम सबको पता है। इसमें Fe यानी कि आयरन +2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, और RBCs में ये प्रेजेंट होता है और इसी वजह से RBCs का कलर रेड है और इसी वजह से जो ब्लड का कलर रेड है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब समझिए इस बात को कि सर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी हो सकता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोशिएट भी हो सकता है। इस रिएक्शन को मैं कहूँगा बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। और ये जो रिएक्शन है इसको मैं कहूँगा डिसोशिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, बाइंडिंग कहाँ होता है, तो बाइंडिंग होता है लंग्स में। डिसोशिएशन कहाँ होता है, तो डिसोशिएशन होता है टिश्यूज़ में। बट ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन रिएक्शंस को कैरी आउट करेंगे, वो देखना है। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और हीमोग्लोबिन CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन को कैसे मालूम किसके साथ बाइंड करना है, समझ में आई चीज़। सेम कंसेप्ट आप पढ़ते हो बॉटनी के अंदर, जब आप बात करते हो रुबिस्को की, कि रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड होगा और रुबिस्को CO2 के साथ भी बाइंड होगा। तो रुबिस्को को कैसे मालूम किसके साथ बाइंड होना है, आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में ये कंसेप्ट वहाँ पर पढ़ा होगा। इन दोनों का आंसर सेम ही है
और वो है कि जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन और रूबिस को वहाँ पर उसके साथ में बाइंड होगा। कैसे? मैं चलता हूँ लंग्स में चलता हूँ। लंग्स, जब मैं लंग्स में आया तो कंटिन्यूस लंग्स में एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड में बढ़ रहा है और ब्लड से CO2 जो है एल्विलाई में जा रहा है, यानी CO2 कम होता जा रहा है। यानी लंग्स की कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम है। तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड होगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ में। यही टिश्यूज़ के साथ मैं बात कर लेता हूँ। जब हम टिश्यूज़ में पहुँचेंगे तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जो है कंटिन्यूस सेल्स में जा रहा है, इसका कंजम्पशन हो रहा है। क्यों हो रहा है कंजम्पशन? क्योंकि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, जो आपकी रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है ना, आपको एनर्जी चाहिए सेल्स को, तो उनको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो O2 कंटिन्यूस यूज़ हो रहा है टिश्यूज़ में, तो O2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे कंटिन्यूस, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन जो है किसके साथ बाइंड हो जाएगा? CO2 के साथ में, और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से ब्रेक डाउन होने लगेगा। यानी कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ऊपर, हीमोग्लोबिन प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर बनाना है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है इस तरफ, तो आपको चाहिए कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो। ये देखो, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में कब जाएगी? जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। उसके अलावा बात करते हैं हम pH की। तो जब pH न्यूट्रल रहता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग बढ़ेगा। ये कंसेप्ट्स हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस घूम के आएंगे, ठीक है। न्यूट्रल pH जब होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर चाहिए थोड़ा सा रिलेटिवली कम। लंग्स की मैं बात करूं तो लंग्स में टिश्यूज़ के कंपैरिजन में टेम्परेचर कम रहता है। उसका रीज़न क्या है कि टिश्यूज़ में या सेल्स में कंटिन्यूस मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती रहती है और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से टेम्परेचर जो है थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो टेम्परेचर जब कम होगा, pH न्यूट्रल होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। और अगर ये सारी के सारे कंडीशंस को मैं रिवर्स कर दूं, यानी pH को न्यूट्रल की जगह एसिडिक कर दूं, ये देखो यहाँ पे, अगर pH न्यूट्रल है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, और pH अगर एसिडिक हो गया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। सिमिलरली टिश्यूज़ में अगर बात करें तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। जब आप लंग्स की बात करोगे ना, जब हम लंग्स के में जो कैपिलरीज है उनकी बात करोगे तो वहाँ पे आपको pH न्यूट्रल मिलेगा, टेम्परेचर कूल रहता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है, तो लंग्स में ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंटिन्यूस फॉर्मेशन होगा। टिश्यूज़ में जब आप आओगे तो टिश्यूज़ में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, टिश्यूज़ हल्के से वार्मथ रहते हैं और pH एसिडिक है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा और हीमोग्लोबिन अब बाइंड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और एसोसिएटेड हीमोग्लोबिन कहाँ आ जाएगा? वापस लंग्स की तरफ। तो ये रिएक्शंस इस तरह से चलती रहती हैं। मैं इन 4 कंडीशंस पे वापस नेक्स्ट स्लाइड में एक बार आ रहा हूँ कि क्यों लंग्स में pH न्यूट्रल है जबकि टिश्यूज़ में pH एसिडिक क्यों है, उसका भी मैं यहाँ डिस्कशन करूँगा, डोंट वरी। एक बार ये जस्ट केवल शुरुआत है, ये केवल शुरुआत है। एक एक चीज़ के पीछे का एक्सप्लेनेशन जो NCERT ने लिखा है वो बिल्कुल आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन मैं यहाँ पर करूँगा ताकि चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़े। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड हो सकता है, उससे ज़्यादा बाइंड नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे याद कर लो कि सर हीमोग्लोबिन नाम की जो टैक्सी है उसमें केवल 4 सवारियाँ ही बैठ सकती है ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा नहीं। अब कौन कौन सी कंडीशंस पे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग डिपेंड करता है, तो वो कंडीशंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, pH यानी कि H+ कॉन्सेंट्रेशन। आप सबको पता है
कि जब H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है इसका मतलब pH कम होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पे जो भी डिस्कस किया। और चौथा फैक्टर है वो है टेम्परेचर, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक NCERT की लाइन है जिसको मैंने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपको इसे यहाँ पर समझना होगा और याद रखना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ समझ लीजिए। जब चीज़ समझ लोगे तो अपने आप आपके जहन में बैठ जाएगी। कंसेप्ट साइंस के अगर आप अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब समझो आप कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में डिसोसिएशन जब होता है तो वो जो कर्व बनता है, वो जो ग्राफ बनता है, उसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। देखो मेरी बात समझो, मैंने कहा जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। तो क्यों ना एक काम करें, एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट होता जा रहा है। भाई हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो मतलब वो उसका सेचुरेशन हो रहा है। और एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। अब ये सिंपल सी बात है भाई, एक्स एक्सिस पे जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा तो जो हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा। देखो इस ग्राफ को समझो, मैं ग्राफ रटने नहीं होते, ग्राफ समझने होते हैं। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 था तो क्या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड था? नहीं, इसलिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है और वैसे वैसे जो है सेचुरेशन बढ़ता जा रहा है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में। ये देखो यहाँ पर 20%, फिर हम आ गए 40% और यहाँ आते आते हम आ गए 50%। ये देखो यहाँ पे, यानी अगर आप बात करोगे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ 50% सेचुरेशन यहीं पे हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर करीब करीब 30 के आसपास रहता है ना, यानी जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 30 होगा तब तक हीमोग्लोबिन ऑलरेडी जो है 50% सेचुरेट हो जाता है। फिर जैसे जैसे और पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सेचुरेशन बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और ये कुछ टाइम बाद में यहाँ पहुँच गया 100 पे। क्या 100 से ज़्यादा परसेंटेज सेचुरेशन हो सकता है? वो पॉसिबल नहीं है सर। 100% सेचुरेट हो गया। हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड कर सकता है। अगर ये बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा और इस 100 पे पहुँचने के बाद ये ग्राफ यहाँ पर अब इससे और ऊपर नहीं जाएगा। अब आप चाहे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना ही बढ़ा दो ये स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये जो शेप आया है एस शेप, इसको कहते हैं सिग्मोइड। सिग्मोइड वर्ड का मतलब क्या होता है? एस शेप्ड कर्व। तो ये सिग्मोइड कर्व बन जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का। अब कुछ कंसेप्ट्स है जो मैं यहाँ पर और स्टडी करूँगा एक बार, और समझना। देखो इन सब चीज़ों को अच्छे से समझना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना रटोगे उतना भूलोगे, जितना समझोगे उतना याद रहेगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का यूज़ क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? तो इसको यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए। किस चीज़ की स्टडी? ये स्टडी करने के लिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, इनका हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग को किस तरह से अफेक्ट करता है। जैसे समझो इसी ग्राफ में मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाऊँ अब इस कंडीशन में, तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कम होगा और ये ग्राफ इस तरफ मूव करने लगेगा, यानी टुवर्ड्स दी राइट साइड। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का उसके साथ बाइंडिंग कम होता रहता है। सिमिलरली अगर मैं H+ बढ़ाऊँ, समझो H+ बढ़ाऊंगा तो pH कम होगा। pH कम होगा तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, यानी कर्व वापस किस तरफ आएगा? राइट साइड में। तो इन सब फैक्टर्स का क्या इफेक्ट रहता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के ऊपर, इसको स्टडी करने के लिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व काम आता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कंसेप्ट, इसको ध्यान से सुनना है। मैं जा रहा हूँ लंग्स के पास, यानी एल्वुलाई में, एल्वुलाई के ऊपर ब्लड कैपिलरीज। एल्वुलाई में जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें एल्वुलाई से कंटिन्यूस एक्सचेंज हो रहा है। O2 एल्वुलाई से कहाँ पे आ रही है? ब्लड में।
तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्विलाई में जा रही है, यानी CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। एल्विलाई वाले ब्लड में H+ लेस है एज कम्पेयर टू टिश्यूज़ वाला। क्यों, उसका भी मैं रीज़न आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। और चौथा, लोअर टेम्परेचर। तो इन 4 कंडीशंस की वजह से, यानी हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ और लोअर टेम्परेचर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। एल्विलाई में ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। अब ये ब्लड इस में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ये ट्रांसपोर्ट होके पहुँचेगा कहाँ पे, टिश्यूज़ में। अब देखो टिश्यूज़ में बदलाव कैसे आ रहा है। तो टिश्यूज़ में जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला, कंटिन्यूस ऑक्सीजन का कंजम्पशन होना है और CO2 बढ़ना है। तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। H+ कॉन्सेंट्रेशन टिश्यूज़ में ज़्यादा होती है। अब ये समझना है हमें कि टिश्यूज़ में H+ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा क्यों है, वो हमें समझना है। तो देखो क्या होता है, जब कंटिन्यूस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना, ठीक है, मैं टिश्यूज़ में जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी बात कर रहा हूँ भाई। हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है ना, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन और CO2 के साथ बाइंड होना है। तो ये जब मैं कह रहा हूँ ना यहाँ पे एल्विलाई और टिश्यूज़, तो एल्विलाई टिश्यूज़ का मतलब ये नहीं कि एल्विलाई में और टिश्यूज़ में, इसका मतलब होता है एल्विलाई के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें और टिश्यूज़ में जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें, क्योंकि हम हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग देख रहे हैं O2 CO2 के साथ। तो टिश्यूज़ में जो ब्लड कैपिलरीज है वहाँ पे कंटिन्यूस CO2 जो है ब्लड में आ रहा है, तो ये CO2 H2O के साथ बाइंड होता है। ये रिएक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे। एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम CO2 और वाटर का बाइंडिंग करवाता है जिससे बनता है H2CO3, और ये H2CO3 बाद में H+ आयन और बाइकार्बोनेट में डिसोशिएट होता है। तो जो हमने सबसे पहले स्लाइड में बात की ना कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये बाइकार्बोनेट यहाँ से आया। देखो ये नेक्स्ट वीडियो में मोर डिस्कस करेंगे वैसे। अब इस रिएक्शन जो हो रही है ना CO2 और H2O की वजह से, तो इसमें आप एक चीज़ देखो, इसमें कंटिन्यूस जो है H+ का फॉर्मेशन हो रहा है, और जैसे जैसे H+ का फॉर्मेशन होगा H+ बढ़ेगा, यानी pH कम होने लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि टिश्यूज़ में जो है वहाँ पे ब्लड में H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और उसके अलावा हायर टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस टिश्यूज़ में होती रहती है। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा। समझ में आई चीज़। देखो वापस बता देता हूँ एक बार। एल्विलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचा टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ में आने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो गया, यानी हीमोग्लोबिन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। ये ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में, टिश्यूज़ में, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। हीमोग्लोबिन फ्री हो गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ये CO2 के साथ बाइंड होगा। CO2 के साथ बाइंड होने के बाद में ये वापस कहाँ आएगा, लंग्स में। लंग्स में आने के बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का कम है, तो CO2 वापस अलग हो गया, CO2 अलग होके चला गया लंग्स में, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया और हीमोग्लोबिन अब वापस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हीमोग्लोबिन एक बस सर्विस, एक टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी 2 सवारियाँ हैं, एक है ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन को एल्विलाई से उठाकर टिश्यूज़ तक छोड़ता है और CO2 को टिश्यू से उठाकर एल्विलाई तक छोड़ने का काम करता है। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है, वो वैल्यू कैसे आया वो यहाँ पर मैं नहीं पूरा कैलकुलेशन करूँगा, क्योंकि हम लोग केवल NCERT तक ही सीमित रख रहे हैं अपने आप को, बट अदरवाइज़ इसका एक प्रॉपर एक कैलकुलेट करने का एक तरीका है, ठीक है। उस पर मैं एक अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे ये होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो 100 ml अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मैं बात करूं, तो ये 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है। कितना, 5 ml। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़ अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। और ये फैक्ट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज़ को 5 ml ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि ये टिश्यूज़ को जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू है 5 ml टू द टिश्यूज़, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और कंसेप्ट है जो हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, NCERT तक ही सीमित रख रहे हैं, उस पर मैं अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता जो केवल यहाँ पर NCERT पढ़ने आए हैं।
तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। इसके बाद भी अगर आपको किसी तरह का डाउट रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, मेल पे या मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको इन तरह के वीडियोस के PDF चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस।